हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रणधीर एंड वेलकम टू लर्न प्लस 97। आज के टॉपिक में हम लोग जीके के टॉपिक को जानेंगे, यानी कि जनरल नॉलेज को। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड, यानी कि किस साल को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। इसका सही जवाब है 1616, यानी कि 1616 ईस्वी को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। अब इसको एक्सप्लेनेशन के जरिए जानते हैं हम लोग। In 1616 AD, the Danish East India Company was formed and they established their settlement and trade quiver in Tamil Nadu 1620 and Sarampur in Bengal 1676. Though they failed to strengthen themselves in India, and finally in beginning of 19th century they sold all their settlement to the British and went back to their country। यानी कि 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि अपना जो है पहला कंपनी का गठन वो ट्रेंट क्यूवर में किया था, जो कि तमिलनाडु में है, और सारंगपुर में यानी कि बंगाल में उन्होंने 1676 ईस्वी में इस कंपनी का गठन किया। लेकिन हुआ क्या कि ये सभी कंपनी जो है किसी कारणवश चल नहीं सका, फेल हो चुका था, और उन्होंने अंत में इन इंडिया एंड फाइनली इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी को क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में उन्होंने क्या किया कि दे सोल्ड ऑल देयर सेटलमेंट टू द ब्रिटिश एंड वेंट बैक टू देयर कंट्री। उन्होंने अपने जितने भी कंपनी थे सभी को ब्रिटिश के हाथों बेच दिया और अपने देश को चले गए। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1896 टू कैरी ऑन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन है कि किसने रामकृष्ण मिशन का गठन 1896 ईस्वी में मानवता के राहत के लिए, समाज के राहत के लिए किया था। तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अंडर विच एमंग द फ्लोइंग एक्ट्स सिविल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया। किस सर्विस एक्ट के अंदर में सिविल सर्विस स्टार्ट किया गया था भारत में। तो इसका सही जवाब है चार्टर एक्ट 1833। 1833 ईस्वी यानी कि 1833 अधिनियम के तहत भारत में सिविल सर्विस का गठन किया गया था। इसको एक्सप्लेनेशन से अच्छी तरीके से जानते हैं। द सिविल सर्विस वेयर स्टार्टेड इन अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो सिविल सर्विस जो था वो भारत में 1833 ईस्वी को चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है शुरू किया गया था, और 1853 ईस्वी में यानी कि इन 53 the civil service became an open competition, however the exam were conducted in London only। तो 1853 ईस्वी में क्या हुआ कि सिविल सर्विस जो था वो ओपन कंपटीशन बन गया, और इसका जो पहला एग्जाम को कंडक्ट किया गया था वो लंदन में ही किया जाता था। बाद में सबसे पहले इस एग्जाम को 1855 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरविजन के द्वारा कंडक्ट किया गया था। हु एमंग द फ्लोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। बोला है कि निम्नलिखित में से किसे फादर ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता है भारत में। तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। इसका एक्सप्लेनेशन है कि राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता है, और बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। इन दोनों ने अपने बहुत बड़े बलिदान के लिए, भारत के बहुत बड़े बलिदान के लिए इनका जो है सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े जो है सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग हिस्ट्री टेन्योर सीमन कमीशन वाज अपॉइंटेड, यानी सीमन कमीशन के तहत किसे, निम्नलिखित में से किस
चीज को जो है गठन किया जाता है? तो इसका जो है सही जवाब है लॉर्ड इरविन। हु वाज द ऑथर ऑफ बुक प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया? तो प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है? इसका सही जवाब है एम विवेसवारिया। इसका एक्सप्लेनेशन है कि मोक्ष कुंदम विवेसवारिया वाज दीवान ऑफ मसूर फ्रॉम 1912 to 1918. He received India's higher honor, the Bharat Ratna, in 1955. He wrote a book, Plant Economy for India, in 1933. तो उन्होंने क्या किया कि 1955 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित जो है पुरस्कार है। और इन्होंने अपना एक बुक लिखा 1934 ईस्वी में, जो कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया था। इसी के लिए उन्हें भारत रत्न का जो है पुरस्कार दिया गया था 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है हु रोट द बुक हाउ टू पे द फॉर मनी? किसने लिखा है इस किताब को हाउ टू पे फॉर मनी? तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर कैनीज। ऑथर ऑफ ए टेल ऑफ टू सिटीज इज, तो ए टेल ऑफ टू सिटीज यानी कि दो सिटीज कहानी के लेखक कौन है उनके बारे में बताना है। इसका जो सही जवाब है चार्ल्स डिकेंस। विच बुक इज नॉट रिटेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? बोला है निम्नलिखित में से कौन से किताब को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका सही जवाब है चिदम्बरा। चिदम्बरा इज रिटेन बाय सुमित्रा नंदन पंत। विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज रिटेन बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? यानी निम्नलिखित में से हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। अगस्त 9, 2018 was observed as the 76th anniversary of which India freedom? तो किस इंडियन फ्रीडम, मतलब इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 76वें एनिवर्सरी जो है मनाया गया था अगस्त 9 अगस्त 2018 को इंडियन फ्रीडम के लिए। इसका सही जवाब है क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं। द 76th anniversary of Quit India movement was observed across India on August 8, 2018. On this day in 1942, father of nation Mahatma Gandhi gave the famous clarion call of do or die to all Indians to drive the British away from the country. तो बोल रहा है क्या 8 अगस्त 2018 को जो दिन जो है वो मनाया गया था, जो कि इस दिन को 1942 ईस्वी में जो महात्मा गांधी थे हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया था करो या मरो का, ब्रिटिश को अपने देश से भगाने के लिए। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग। तो निम्नलिखित के बारे में आपको जो है विचार करना है। इट वाज द फर्स्ट इंडिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। दूसरा है इट वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस मेटेड आउट टू टेनेंट फार्मर इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट चंपारण सत्याग्रह? तो बोला है क्या कि निम्नलिखित में से जो है चंपारण सत्याग्रह के रिलेटेड कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है? इसमें पहला स्टेटमेंट को जो है हिंदी में जान लेते हैं हम लोग कि बोला है कि इट वाज द फर्स्ट इंडिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, या फिर जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में फार्मर को संबोधित करते हुए जो उनके साथ अन्याय जो हुआ था उसके विरोध में महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह किए थे। तो इसमें से सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, यानी कि बोथ 1 and 2। एक्सप्लेनेशन का एक
डिटेल्स जान लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट इंडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस मेटेड आउट टू टेनेंट फार्मर्स इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, हेंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए सी जो है सही जवाब है हमारा। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द गांधीयन प्लान। तो गांधीयन प्लान को सबसे पहले शुरू किसने किया था? इसका जो जवाब है कि इसमें जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और एम.एन. रॉय, इनमें से कोई नहीं है। ये इसका डी होगा, नन ऑफ द अबव। इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि गांधीयन प्लान जो था वाज पुट फॉरवर्ड बाय श्रीमन नारायण अग्रवाल इन 1944। तो 1944 ईस्वी को जो श्रीमन नारायण अग्रवाल जो थे, उनके द्वारा गांधी प्लान का जो है सबसे पहले फॉलो किया गया था। और हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज, जो कि एक वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। नेक्स्ट है विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। तो निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के द्वारा सबसे ज्यादा जो फेमस मूवमेंट था वो कौन था? दांडी मार्च। तो इसका सही जवाब है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। विच अमंग द फ्लोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का कारण है शीघ्र? तो इसका सही जवाब है फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के फेल्योर होने पर जो है इसका कारण हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो निम्नलिखित में जो सही जो कौन सा मैच नहीं करता है, इसका सही जवाब है सी, यानी कि 7th 5 ईयर प्लान 1980 to 85। इसका एक्सप्लेनेशन के जरिए जानते हैं। 7th 5 ईयर प्लान was launched during the period of 1985 to 1990, यानी कि 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक ये जो प्लान था इस दरमियान में लॉन्च किया गया था 5 सालों के लिए ये प्लान। दिस प्लान वाज स्टार्टेड बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे डिप्टी चेयरमैन थे इस प्लानिंग कमीशन के, तब जो है राजीव गांधी के द्वारा इस प्लान को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है द एकलव्य स्कूल हैज बीन proposed to be set up for scheduled tribe population in every blocks where the ST population is more than -%। इसका सही जवाब है सी 50%। यानी कि बोला जो एकलव्य स्कूल जो था वो प्रपोज किया गया था, वो सेटअप किया गया था एसटी के लिए, जो कि गरीबी रेखा से जो बिलोंग करने वाले जो व्यक्ति हैं। और इन एवरी ब्लॉक्स यानी कि सभी ब्लॉक में, तो ये बता रहा है कि कितने परसेंट जनता के लिए। इसके लिए सही जवाब है 50%। एकलव्य स्कूल टू बी स्टार्टेड फॉर शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। तो ये जो एकलव्य स्कूल जो था वो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है ही शुरू किया गया था। और एवरी ब्लॉक विथ मोर देन 50%, यानी कि वह ब्लॉक जो 50% से ज्यादा है जिस ब्लॉक में एसटी के लोग रहते हैं, और एटलीस्ट 20,000 ट्री पीपल विल हैव एकलव्य स्कूल एट पर विथ नवोदय विद्यालय बाय 2022। अब है नेक्स्ट द रेविटेलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन by 2022 initiative has been proposed to the launched in the next 4 years at an investment of rupees। तो ये बोला है क्या कि 2022 को जो है रेविटेलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम इन एजुकेशन यानी कि RISE जो है इनिशिएटिव हैज बीन प्रपोज, जो कि लॉन्च किया जाएगा 4 सालों के लिए। वो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना करोड़ है? उसमें इन्वेस्टमेंट जो होगा वो है 1 लाख करोड़। इसका एक्सप्लेनेशन है इनिशिएटिव नेम्ड रेविटेलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
system in education by 2022 to be launched with the total investment of rupees 1 lakh crore in next 4 year, यानी कि 4 सालों के लिए इस इन्वेस्टमेंट को किया जाएगा जो कि आरबीआई के द्वारा किया जाएगा. हाउ मच अमाउंट हैज बीन allocated to the medium, small and micro enterprises in the union budget 2018 to 2019, यानी कि 2018 से 2019 तक के लिए कौन सा बजट जो है वो लाया गया है. इसका सही जवाब है आंसर बी 3794 करोड़. ये जो है एसएमई सेक्टर के लिए जो है 3794 करोड़ जो है वो अलॉट किया गया है उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट है व्हाट इज द एस्टिमेटेड बजटरी एक्सपेंडिचर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 2018 to 19. तो 2018 से 19 के लिए कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया. तो इसका कितना पैसा खर्चा किया गया. तो इसका सही जवाब है 5,97 करोड़. एस्टिमेटेड बजट जो कि लगभग है और एक्स्ट्रा बजटरी एक्सपेंडिचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 2018 to 19 इंक्रीज टू 5,97 करोड़ अगेंस्ट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 4.94 लाख करोड़ इन 2017 to 18. यानी कि जो इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ खर्चा किया गया था वो है 5,97,000 द आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परटेन्स टू विच स्टेट. तो 35A आर्टिकल के तहत मतलब भारतीय संविधान के 35A आर्टिकल के तहत निम्नलिखित में से कौन स्टेट आता है. तो इसका जम्मू एंड कश्मीर आता है. ऑप्शन है सी. इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग. द आर्टिकल्स 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन न्यू रिसेंटली एज द सुप्रीम कोर्ट ऑन अगस्त 66, 2018 adjourned the hearing on plea challenge constitutional validity of Article 35A pertaining to Jammu and Kashmir यानी JNK. यानी कि जो आर्टिकल 35A के तहत भारतीय संविधान आर्टिकल 35A के तहत जो नया जो कानून था सुप्रीम कोर्ट के तहत 6 अगस्त 2018 को वो उसकी सुनवाई थी जिसमें चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 35 को जो कि बना रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में. विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो निम्नलिखित में से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है, संवैधानिक बॉडी कौन सा है आंसर फाइनेंस कमीशन. एक्सेप्ट फाइनेंस कमीशन नन ऑफ द बॉडी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज अदर ऑल बॉडीज आर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. यानी कि जितने भी बॉडी आते हैं वो पार्लियामेंट एक्ट के बाद ही आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कमीशन ही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत आता है. द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अलाउड यूनियन गवर्नमेंट टू द इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन इन promotion policy for SC/ST employee under which article of the constitution. जो सुप्रीम कोर्ट जो है हाल ही में अभी अलाउ किया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू किया गया है रिजर्वेशन SC/ST जो पॉलिसी है एम्प्लॉय के लिए वो बीच आर्टिकल के द्वारा नहीं माने संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा लागू किया गया है. तो ये है इसका ऑप्शन है डी आर्टिकल 16. एक्सप्लेनेशन है द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन इन प्रमोशन पॉलिसी फॉर SC/ST एम्प्लॉय. यानी कि जो SC/ST एम्प्लॉय के जो लोग होंगे किसी डिपार्टमेंट में उनका जो प्रमोशन पॉलिसी है इस एक्ट के तहत इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ बट डिड नॉट स्टे ए दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट दैट हैड क्विस्ड इन
August 1997 office memorandum issued by the center providing for reservation in promotion for Dalit and ट्रिपल एम्प्लॉय। तो जो ट्रिपल एम्प्लॉय और दलित एम्प्लॉय के द्वारा जो भी पॉलिसी है उसको लागू किया गया था वो आर्टिकल 16 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका सही जवाब है प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन जनवरी 1951। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 1950, यानी कि जो 15 मार्च 1950 ईस्वी को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी का गठन किया गया था। इन हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच, यानी कि सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस स्पीच जो कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा किया गया था, उन्होंने अनाउंस किया था कि हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द प्लानिंग कमीशन। तो उनका जो मतलब इंटेंशन था कि वह प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करेंगे और इट हैज सिंस बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू इंस्टीट्यूशन नेम्ड एनआईटीआई, और इसे जो है दूसरे नामों से एनआईटीआई के नाम से, एनआईटीआई आयोग के नाम से इसका गठन कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए